आगामी मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक में आगामी मानसून को लेकर एसडीएम रंजना पाटीदार द्वारा मंगलवार को तहसील कार्यालय में विकास खंड के विभिन्न विभागों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें जल भराव संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने, त्वरित राहत और बचाव व्यवस्था दुरुस्त रखने, विभागीय समन्वयन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम ने कहा कि बारिश के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित जल भराव वाले स्थानों पर बैरिकेटिंग, चेतावनी बोर्ड, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और निगरानी की व्यवस्था समय रहते पूरी कर ली जाए। उन्होंने नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, बिजली कंपनी, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। वह बोले कि चंबल और शिप्रा दोनों के समीप के गांव और नागदा में शहरी इलाके में जल भराव की स्थिति पूर्व में बनने की बात सामने आई है, इसलिए पहले से व्यवस्था की जाए ताकि इन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति न बने। उन्होंने नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई, आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता, राहत शिविरों की तैयारी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग को संभावित जल जनित बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा दलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में सूचना तंत्र सक्रिय रहे और संबंधित विभाग तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करे। एसडीएम ने कहा कि मानसून के दौरान लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपदा प्रबंधन की प्रमुख बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारियों को उपस्थित होना था, परंतु बिजली कंपनी के अधिकारियों ने स्वयं पहुंचने की जगह लाइनमैन को बैठक में भेज दिया। इसको लेकर एसडीएम पाटीदार ने नाराजगी जताई। इसी तरह मंडी और बिलाग्राम थाने के थाना प्रभारी सीएसपी भी बैठक में नहीं पहुंचे। अंतिम समय पर मंडी थाने के एसआई चौहान बैठक में पहुंचे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि आपदा प्रबंधन में आम जन तत्काल सूचना दे सके, इसके लिए 3 स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जिसमें नागदा नगर पालिका, उन्हेल नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में अलग कंट्रोल रूम रहेगा, जिसके नंबर जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। जहाँ तक हमारी स्थिति है, हमारे कुल जो 10 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बाढ़ का प्रभाव आता है, बैक वाटर आता है। डूब क्षेत्र तो नहीं है, पर जब चंबल नदी में फ्लड होता है तो बैक वाटर के कारण जो कुछ वार्ड होते हैं, चेतनपुरा है, जबरन कॉलोनी है, शिवपुरा, किलकीपुरा, बालाराम की कुटिया, चंबल सागर, वाटलिया, पाटलिया, आजादपुरा और टापरी। तो इनके लिए हमने जो है अस्थायी शिविर के लिए इसका चयन कर लिया है। ये तो गुरुकुल स्कूल चंबल मार्ग, शासकीय विद्यालय क्रमांक 1-2 चंबल मार्ग, सामुदायिक भवन श्रीराम कॉलोनी, शासकीय कन्या विद्यालय जवाहर मार्ग, मदीना पैलेस नागदा, ब्रजवासी प्रजापत धर्मशाला, पेवाड़ा धर्मशाला, सत्कार भवन, महेश्वरी धर्मशाला, कल्याण मंडपम और हमारे की धर्मशाला। ये 11 स्थान ऐसे हैं जो हमारे चिन्हित हैं और यहाँ पर हम बाढ़ की स्थिति में जो है जो प्रभावित लोग हैं उनको रेस्क्यू करके शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, मतलब लाइट है, पानी है और अन्य आवश्यक व्यवस्था यहाँ है। इसके अलावा मैम हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। कंट्रोल रूम में सभी की ड्यूटी लगाई हुई है। उनके जो नंबर है वो नंबर हमने सर्कुलेट कर दिए हैं और बाढ़ रात का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी वो नंबर हम अलग अलग सभी को पहुँचा देंगे। इसमें एक बेसिक डाटा ये था, WRD अगर है तो एक बार कंफर्म भी करते हैं। इनका ये क्या अपना ये जो होगा 461.50 मीटर इसका HFL है और 460.90 पे अपना अलार्म का लेवल आता है। एक बार इसको अपन एक बार और कंफर्म कर लें ताकि हम भी जान सकें कि नदी अभी किस लेवल पे बह रही है, बाढ़ का स्तर क्या बन रहा है। 461.5 और 460.9। वैसे मैडम 2023 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, सबसे ज़्यादा फ्लड था और उस समय भी हम लोगों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इसका निस्तारण किया था। कोई जनहानि नहीं हुई थी, ज़रूर कुछ मकानों में पानी घुसा था। एक नाला है बड़ा बस स्टैंड से होता है, जब बेड़ा हो जाता है जाम रहता है, पानी में ज़्यादा रहता है। मकानों में ज़्यादा बारिश होती है।
हाँ, पीछे वाले जो नाला है, उसमें नाला है। अभी इसमें निर्माण कार्य चल रही है, बाकी वो हो जाएगा इसका निराकरण। अरुणा जी, मेरी डायरी बनवा दो ना जरा। तो पानी जाता है, ये पानी को रोक देता है, तो ये पालिया और ये वाले एरिया में थोड़ा सा भराव हो जाता है, जब खराब स्थिति बन जाती है कि पूरा ये वाला एरिया। वैसे सबसे पहले डूब में जो एरिया आता है वो जुबलनाथ और नाले के पीछे जो कॉलोनी है, सबसे पहले पानी वहाँ आ जाता है। 4 नंबर वार्ड में आ जाता है, भरपूर बस्ती वगैरह जो वो एरिया पहले बैक वाटर पूरा वहाँ पर आ जाता है। आपके क्या प्रक्रिया कहाँ पर ढूंढते हैं कोई छोटे आपके रखा छोटे अपनी नहीं तो नाले से नदी से कोई भी पुलिया में रपट पे इसका बारिश का पानी नहीं आता है। चामुंडा माता का हाँ, चामुंडा का भी छोटी पुलिया हो नहीं, पर जैसे छोटे छोटे नालों से भी जो पुलिया ग्रामीण क्षेत्र में, शहर की बात नहीं करें, मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नगर पालिका PWD से लेके रोड पुलिया ये रुकती कभी हुआ था ऐसा 2-3 साल का में? लास्ट ईयर ऐसे कंडीशन बन गया था, और हमने एक इमरजेंसी प्लान रखा था रेस्क्यू करने के लिए रास्ते में। आप कितने तैयार रहते हैं ना? सब लोग करके रखना चाहिए। तो ये जो रेजिडेंशियल एरिया है इसमें तो ऐसा कुछ नहीं करते। नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोग दोनों CMO और CMO साहब भी देखेंगे कि जो आपके नाले हैं, जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, छोटे नाले, उनकी साफ सफाई प्रॉपर समय से हो जाए। कई बार क्या होता है कि जब पहली बारिश होती है ना, वो सारा कचरा वैसे ही अड़ा हुआ है और अड़ जाता है बह के, और अगर आप साफ सफाई नहीं कराओगे तो पानी पूरा आपको सिटी में भरता है। नगर पालिका ने जगह जगह खोद रखा है आपके नगर में। हम मरम्मत कर रहे हैं, बारिश के पहले आप सारे रोडों को कंप्लीट कीजिए, जहाँ जहाँ आपने खोदा है वो कंप्लीट कर दीजिए। बाकी काम आप बारिश के बाद बात करें, जो भी आपकी प्लानिंग है। कहीं भी आपके निर्माण कार्य अधूरे होने के कारण ये स्थिति न बने कि बाढ़ की स्थिति बन रही है, किसी के घर में पानी घुस रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सारे नालों की सफाई हो जाए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, जहाँ पर आपको लग रहा है छोटी मोटी मरम्मत करने का वो करवा दीजिएगा। फैक्ट्री एरिया में आप लोग भी देख लीजिए, है ना, कई बार कोई नाली टूट रही है, कुछ हो रहा है, उसकी वजह से घरों में पानी न घुस जाए, उससे क्या बीमारियाँ होती है। अगर पानी रुकता है तो बीमारियाँ हो जाएगी बहुत सारी। हाँ, परमार जी आपके यहाँ कहाँ पर बारिश होती है, बारिश में पानी रुकता है या बाढ़ आती है, बताइए। आपने पढ़ा नहीं है? नहीं पढ़ूँ? नहीं, मैंने पढ़ लिया है। पढ़ लिया तो बता दीजिए, सबको सुन लेंगे। गंभीर नदी से इसमें आता है पानी, ये जो नाम आपने लिखे हैं व्यवस्था की थी, ठीक है। अभी तक वैसे पिछले 3-4 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं शिफ्टिंग नहीं हुई है, तैयारी के हिसाब से। लेकिन आप ये जो नदी किनारे के गांव है यहाँ पर, इसमें आपने शिप्रा नदी नहीं लिया है। आपने सिर्फ चंबल और शिप्रा के गांव इकट्ठे कर दी, उसको अलग अलग कर लीजिएगा, है ना। ये आलोट जगह वगैरह शिप्रा किनारे है, जहाँ पर भी नदी किनारे के गाँव में जैसी व्यवस्थाएं आप इतने वर्षों में करते आए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के रेस्क्यू का पूरा दायित्व आपका रहेगा। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं करनी है, शिविर लगाने के, अभी से आपको शिविर स्थल चयन करने पड़ेंगे, जैसे कि नगर पालिका नागदा ने कर ली, उन्हें भी। वैसे तो आपका वार्ड नहीं है, लेकिन कई जलभराव की स्थिति होती है, अतिवृष्टि हो गई, सिटी में पानी नहीं फ्लो हो पाया, घरों में घुसा, तो आप लोगों को कहाँ शिफ्ट करेंगे। एक तो अल्टरनेटिव आपके पास होने चाहिए, आपके पास चयन करके होने चाहिए। जो बिल्डिंग के मालिक है, चाहे वो सरकारी विभाग है या फिर धर्मशाला है, उसके जो प्रबंधक है, उनके आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए। आपदा की स्थिति में आपको चाबी कहाँ से मिलेगी? पता चला 10 घंटे तक वो आदमी नहीं मिल रहा है जिससे आपको बात करनी है। ये परिस्थितियाँ बनती हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं। अपन ऊपर ऊपर कागज पे चलते हैं और नीचे पता चला कि चाबी लेके चौकीदार अपने घर चला गया है, 8 दिन बाद आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने जो बिल्डिंग चयन किए हैं, उनकी चाबी किसके पास रहेगी, उसके लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति का नंबर आप ले लें। अगर वो स्कूल बिल्डिंग है तो इसके ऊपर कौन सा व्यक्ति आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, आप किससे बात करेंगे। मुख्य व्यक्ति के अलावा उस व्यक्ति का भी आपके पास नंबर होना चाहिए,
स्थिति में, चूंकि वैसे तो अधिकारी के फ़ोन 24 घंटे चालू होना चाहिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों की आपके अलावा आप में ड्यूटी लगाई है, आपके अधीनस्थ अधिकारी, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, चाहे वो आपका चौकीदार हो, हमारा कोटवार हो, आपका इंजीनियर हो, कोई टीचर हो, सबके मोबाइल चालू होने चाहिए। और चालू होने के साथ फ़ोन अटेंड करना है। पता चला कि फ़ोन चालू है और आप कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, और अटेंड करने के बाद ढंग से बात करनी है। कोई आपको गप्पे रखने के लिए रात को 10 बजे फ़ोन नहीं लगाएगा। कोई अधिकारी कर्मचारी अगर आपको फ़ोन करेगा तो व्यवस्थाओं के लिए करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, तीनों चारों निकायों को WRD से आ गए क्या? WRD कौन से फाटक बैठ के? अरे उनका ही तो मेन काम है। आपके जो है अनाउंसमेंट सिस्टम, PA सिस्टम आपके पास होनी चाहिए हर पंचायत में, हर गांव में। जैसे ही अपने को, जैसे शिप्राज में पानी आता है, बढ़ता है, तो अपने को सूचना आती है, अपन बाढ़ आपदा ग्रुप में डालते हैं, वो सूचना आपको कम्युनिकेट करनी है। कहीं पर अपर स्ट्रीम में बारिश होती है, हमारे पास सूचना आती है, वो अपने को गाँव में प्रचारित करना है। इसके लिए संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत अपने पंचायत के माध्यम से और नगर पालिका अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से अनाउंसमेंट कराएगी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी तय होगी। कंट्रोल रूम आपने बना दिए हैं ऑन पेपर, ये एक्टिव होने चाहिए। कब से एक्टिव करते हैं इनको? जैसे भी बारिश होती है और सबसे अलर्ट करते हैं। वैसे तो देखा गया तो 1 जून से अलर्ट होना चाहिए, लेकिन अभी अपनी जल्दी बारिश अपने एरिया में नहीं होती है, तो भी 15 जून से आप इसको कंटिन्यू आपके लोगों को बुलाना शुरू कर दें। और आपके कंट्रोल रूम में सूचना किसको दी? आपके कंट्रोल रूम में चूंकि आपके कर्मचारी बैठते हैं, उसमें महिला बाल विकास के लोग भी रहते हैं, कुछ पटवारी भी रहते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहती हैं, उनको पता होना चाहिए कि कोई सूचना किसको कम्युनिकेट करनी है। पता चला सुन के बैठे हैं, वो सुनने के लिए कंट्रोल रूम नहीं बनाए जाते। वहाँ जो आपका रेगुलर आपका पर्यवेक्षण भी करेंगे, सूचनाओं को डेली आपका एक जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उसको विजिट करेगा, देखेगा कि क्या सूचना प्राप्त हुई, नहीं हुई। और अगर हमको कंट्रोल रूम से कोई मैसेज करना है तो उसका भी रजिस्टर सेकंड पार्ट में बनाएं कि आपने किसको क्या सूचना दी। कई बार हम आपको सूचना दे भेजते हैं, आपको कंट्रोल रूम से संबंधित पंचायतों को फ़ोन जाएंगे, आप उसको रजिस्टर में एंट्री करेंगे कि इनको इस समय पर ये वाटर लेवल बढ़ने की, घटने की सूचना दी है। सूचना संप्रेषण नगर परिषद में आपके बचाव दल रेडी करने रहेंगे। आपको बना दिए, आपने बना दिए हैं, आपके भी बना लीजिएगा, जिसमें आपके सरपंच या जो भी कोटवार वगैरह रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जैसे अपने 20 SDRF की टीम की भी जरूरत पड़ती है, तो कोई भी सूचना मतलब कम्युनिकेशन गैप न रहे। कई बार कोई घटना हो जाती है, कोई आदमी फंस जाता है और मेरे तक सूचना 4 घंटे बाद आती है, तो कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं होना चाहिए। आपके जो सचिव आप सीधे कंट्रोल रूम बताएंगे या फिर आपको बताएंगे, मुझे बताएंगे, ताकि तत्काल अपन टीम को एक्टिव कर पाए। अपने पास जब बारिश होती है तो नाश्ता में इसकी एक टीम रहती है, रेस्क्यू टीम, सारे उनके एनवायरमेंट्स के साथ वो रहते हैं, जरूरत पड़ने पर तो तत्काल भेजते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर भी आपकी खुल खुलियाँ हैं, चाहे वो PWD की हो, PMGSY की हो या आपकी हो, नगर पालिका की हो या पंचायतों की हो, बाढ़ का पानी आने की स्थिति में वहाँ पर बैरिकेडिंग कराने की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय पंचायत के साथ विभाग की भी रहेगी। तीनों मिलकर बैरिकेडिंग करेंगे, कोई दूसरे पे नहीं डालेगा कि PWD आएगा या PMGSY आएगा। PMGSY का ऑफिस उज्जैन में है, यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है। अगर आप उसका रास्ता देखेंगे बैरिकेडिंग के लिए तत्काल, तो कोई नहीं आ पाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं आपका लोकल का जो सचिव है, पंचायत के चौकीदार, अपने चौकीदार और पंचायत के कर्मचारियों के साथ मिलकर तत्काल वहाँ पर राहत की व्यवस्थाएं करेंगे, लोगों को वहाँ से गुजरने से रोकेंगे। आप अस्थायी बैरिकेडिंग की व्यवस्था वहाँ पर करवा के रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी मान लीजिए बैरिकेड नहीं, तत्काल मिलकर आप गाड़ी अड़ा दीजिए, अपने लोग खड़े कर दीजिए। किसी भी पेपर में न्यूज़ नहीं छपनी चाहिए कि ये पानी था और इस पानी से ये बाइक निकली और कोई बह गया। आप रास्ता बांध दीजिए, आप गाड़ी अड़ा दीजिए, बैलगाड़ी खड़ी कर दीजिए ताकि कोई ना निकले। करना चाहो तो सब कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बड़े बैरिकेड ला के कुछ भी है अपने को ट्राली लगा दो, ट्रैक्टर ट्राली लगा दो, मत निकलने दो। किसी भी स्थिति में बाढ़ पर, पुलिया पर बाढ़ का पानी होने की स्थिति में कोई भी वाहन नहीं निकलेगा। अगर कोई निकलेगा तो उसमें संबंधित पंचायत, नगर पालिका और विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तहसीलदार मैडम, आप भी अपने चौकीदारों को ताकीद कर दीजिएगा पटवारियों के माध्यम से, आप मुनादी भी करवा दीजिएगा गाँव में। इस स्थिति में आपको कोटवार आपको सूचित करेगा और बैरिकेडिंग की व्यवस्था पंचायत के साथ मिलकर करेंगे। हमारा कोटवार सूचना दे सकता है, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है कि कोई ट्राली उठा के लगा दे किसी की, ठीक है ना। ये जिम्मेदारी आपको पंचायत सचिव को लेनी पड़ेगी। इसमें अपन जो दल बनाएंगे, बचाव दल, राहत दल, उसमें वहाँ के लोकल शिक्षक, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आएगा,
आपके शिक्षक भी 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे फोन के माध्यम से। जब राहत शिविर आपके यहाँ मिलते हैं तो आपको वहाँ की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। एमपीबी से कौन है? यही साहब क्यों नहीं आए? अशोक में क्या है वहाँ पर अशोक में? काय की? अरे तो मीटिंग प्रोसेस थोड़ी होती है, इनको नोटिस जारी करना है साहब को। अरोड़ा जी कौन हो आप? किस पद पे हो? इतना बुरा लेवल तो नहीं है एसडीएम के बाहर अपना बैठे ताकि लाइन में आके बैठ जाए उसमें। बाहर जाओ बाहर जाओ, नहीं सुनना तुम्हारी कोई बात। जाइए। डी साहब कितने चेक किया है पता करती मैं डी साहब से। अगर सूचना पत्र जारी होगा इनको कंट्रोल रूम के माध्यम से, जहाँ पर अपने को लगता है अपने को लाइन कटवाना है, ये करना है, तो अपने को एमपीडी को भी सूचना देनी रहेगी। आपके दोनों तीनों कंट्रोल रूम में सारे अधिकारी के नंबर होने चाहिए। ठीक है, आपके पास जितने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, मान लीजिए डीई है, एमपीडी और एक दो जिम्मेदार लोगों के नंबर आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी है, जैसे मकवाना जी, एसडीओ साहब, इनके नंबर अपने पास होने चाहिए। तहसीलदार साहब के, टीआई साहब के, सबके आपके पास नंबर होने चाहिए। चुनाव संबंधी व्यवस्थाएं देखेंगे। फूड की व्यवस्था अगर मान लीजिए तो आपको करनी रहेगी। इसी तरह पीएचई पानी की व्यवस्था, पेयजल उपलब्ध कराएंगे। कहीं पर अपने को मान लीजिए खाद्य सामग्री वगैरह वितरण करने की, तो वो सब मिलकर आप लोगों को अपने विभाग से संबंधित करना है। इसी तरह मान लीजिए कहीं पर बाढ़ में अपने फूड पैकेट की जरूरत तत्काल पड़ती है कि इमीडिएट, जैसे मान लीजिए शिफ्ट किया तो वो कंपनी से हम उस समय आपसे मदद लेते हैं। तत्कालिक तौर पर आपको फूड पैकेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जाती है जब तक हमारी दूसरी व्यवस्था सेटअप न हो जाए। ये आप लोगों को करना रहेगा। और इसके लिए आपके लिए जो है महिला बाल विकास अधिकारी और हमारे जेएसओ आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। जेएसओ आपके कोऑर्डिनेशन में रहेंगे कि कितने फूड पैकेट आपको चाहिए, कितने आपको बना के देना और फिर ये वितरण करवाएंगे। पिछले 2-3 साल से वैसे इसकी जरूरत पड़ी नहीं है अपने को। चिकित्सा व्यवस्था, डीएमओ साहब आए हुए हैं। चिकित्सा व्यवस्था मान लीजिए कहीं पर जल भराव होता है और या बाढ़ आ रही, तो बाढ़ के उतरने के बाद फिर चालू होता है बीमारियों का सिलसिला। तो वो चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको पहले से आपकी टीम को एक्टिव करना है। जो आप डीडीटी वगैरह छिड़काव कराते हैं वो आपको कराना है। जो प्राइमा फेसी जो दवाइयाँ आप देते हैं, फर्स्ट एड जो आपका रहता है, वो अपने को वितरण करना है। शिविर में आपको कैंप रहेगा जहाँ पर अपने लोगों को अपन शिफ्ट करते हैं, वहाँ आपका एक दल बैठेगा जो लोगों को इससे संबंधित दवाइयाँ देगा। इसी तरह जो जहरीले जीव जंतु वगैरह से अगर कोई पीड़ित होता है तो उसकी आप पर्याप्त व्यवस्था कर लीजिए। बारिश के समय स्नेक बाइट की